हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यानेस एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज आपका जो प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी नेट का साइकोलॉजी का जो कोर्स हमारा चल रहा है चैनल पे, उसी के ही कंटिन्यूएशन में हमारा लेक्चर है। अब देखो, हम अभी तक क्या बढ़ते आए हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, यही चल रहा है हमारा। जितना हमारा प्लेलिस्ट में कंप्लीट हो गया हम वो देख लेते हैं। यूनिट 1 आपकी कंप्लीटेड है, यूनिट 2 जो है आपकी वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा 2-4 चीज़ें आपकी बचेंगी, जैसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल वगैरह, वो 2-4 चीज़ें बचेंगी, पर वो हम टेस्टिंग के साथ करेंगे। हम छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है, हम उसे किसके साथ करेंगे, टेस्टिंग के साथ। अब देखो, पैरामेट्रिक का मैंने आपको एक एक टेस्ट बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक की। नॉन पैरामेट्रिक में ऑलरेडी हमने कोरिलेशन वाला किया है, ठीक है, स्पीयरमैन वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब अगर हम आगे के टेस्ट और सारा करने लग गए तो यार बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपके कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। और अभी क्या है, पेपर बहुत पास है, तो मैं आज कंपैरिजन करके कहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पैरामेट्रिक से पता चल चुका है कि कहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज़ हो रहा है। अब बस उसका इक्विवेलेंट आपको देखना है। इक्विवेलेंट क्या है कि अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है तो पैरामेट्रिक लगा दो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी जगह नॉन पैरामेट्रिक नाम को आप बेसिकली कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो आज हम उनके नाम जानेंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पोस्ट होक एनालिसिस को, किसको, कंपैरिजन। और उसके अलावा एक चीज़ और हम आज करने जा रहे हैं, पोस्ट होक एनालिसिस। अब पोस्ट होक एनालिसिस से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। मैं बहुत क्लियर कट बोलती हूँ कि पहले पोस्ट होक एनालिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं आता था। क्लियर लिख देती हूँ, ठीक है। पहले जो पोस्ट हॉक टेस्ट थे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब रिसेंटली नेट ने इसको भी कंसीडर करना चालू कर दिया है। पोस्ट हॉक एनालिसिस थोड़ा और डीपर वर्जन ऑफ स्टैट्स है, ठीक है। जो बेसिकली पहले हमें जो क्वेश्चंस आते थे वो अनोवा से रिलेटेड, टी टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, या रिलायबिलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आते थे टेस्टिंग के साथ। जो भी हमारे क्या कहते हैं पैराग्राफ्स आते थे वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आते थे। लेकिन रिसेंटली नेट ने एक चीज़ और चालू कर दी है, पोस्ट होक एनालिसिस। और पोस्ट होक एनालिसिस का जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि उनके नाम ही बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। मेरे को भी स्टार्टिंग में मैंने लगा पोस्ट होक एनालिसिस, और जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसके जो नाम है, नाम डराने वाले हैं यार। जैसे पहले अनुवा से आप लोग डरते थे, अब उससे भी डर रहे हो, ठीक है। तो नेट ने कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ है जो बेसिकली एग्जाम में भूत बन के बैठा हुआ है कि हाँ भाई इससे बच्चे डर जाएंगे, ठीक है। सो नेट हमेशा कुछ ऐसा आपके लिए रख रहा है, एनटीए वाले जो हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। सो आज हम पोस्ट होक एनालिसिस के भी नाम जानेंगे, कहाँ पर यूज़ करना है वो जानेंगे, और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं हम वो चीज़ भी जानेंगे, ठीक है। सो वो भी हम करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर स्टैट्स के बाकी सारे ना भी करे हों लेक्चर, ये लेक्चर तो आपका बनता है करना, अगर आपको अपने स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एटलीस्ट पूरे ना सही 2 या 3 क्वेश्चन तो आप इससे सॉल्व कर ही दोगे, ठीक है। चलो गाइज आगे चलते हैं, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया आज का ज्ञान, ठीक है। सो पहली बात हम बात करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट की। अब ये दो आपके पास एग्जाम्पल है पैरामेट्रिक टेस्ट के। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास टी टेस्ट था, रिवीजन गाइज, रिवीजन, ठीक है। टी टेस्ट मैंने कराया, टी टेस्ट में क्या था, 2 ग्रुप, ठीक है। 2 ग्रुप का मीन कंपेयर कर रहे हैं। जब भी पैरामेट्रिक टेस्ट की बात होगी कंपेयर क्या होगा, मीन। क्लियर रखना है चीज, क्या चीज कंपेयर होगी, मीन। लेकिन जब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे क्या चीज कंपेयर करेंगे, मीडियन। क्या चीज, मीडियन, नॉट द मीन, याद रखना। क्योंकि जहां पर डाटा स्क्यूड होता है वहां पर मीडियन का यूज किया जाता है, जहां पर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता एज अ सेंट्रल टेंडेंसी, और जहां पर डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वहां पर हम मीन को कंसीडर करते हैं। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामेट्रिक टेस्ट वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द मीन, कंपेरिजन ऑफ मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो टी टेस्ट में 2 ग्रुप का टेस्ट हुआ। अब 2 ग्रुप के टेस्ट में एक आपका बिटवीन है, ठीक है। बिटवीन क्या, रिपीटेड लिख लो, रिपीटेड बिटवीन, ठीक है। एक आपका रिपीटेड हो गया। रिपीटेड क्या हुआ, एक ग्रुप पे पहले एक टेस्ट, उसके बाद एक ग्रुप पर दूसरा टेस्ट, ठीक है। इसी ग्रुप पर आपका ये ए ग्रुप था, यहाँ पर भी ए ही ग्रुप है, लेकिन उसी के ऊपर दूसरा लगा दिया, तो ये आपका रिपीटेड हो गया, ठीक है। रिपीटेड हो गया। रिपीटेड के अलावा आपका कौन सा हो गया, जो बेसिकली आपका अनपेड भी बोल सकते हैं या अनरिपीटेड भी बोल लो, नॉर्मल टी टेस्ट जो होता है उसके बाद आपका अनपेड हो गया,
ठीक है, ये पेड हो गया, ये वाला आपका अनपेड हो गया। अनपेड में क्या रहा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ए बी ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या रहा, ग्रुप भी अलग रहा, ट्रीटमेंट भी अलग रहा। सो यहाँ पर हमने जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसको रिपीट नहीं करवाया, वो आपका कौन सा टी टेस्ट है, बेसिकली अनरिपीटेड। ठीक है, या फिर अनपेड। और जहाँ पर हमारा जो टी टेस्ट है वो रिपीट हो रही है, हमारा जो बेसिकली हमने पहले एक ट्रीटमेंट दिया एक सिमिलर ग्रुप को, उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप को वही मतलब दूसरा ट्रीटमेंट जो है सिमिलर ग्रुप को दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी जो दोनों टेस्ट हैं हमने एक ही पॉपुलेशन पे कंडक्ट कर दिए। ठीक है, दोनों जो ट्रीटमेंट्स है वो हमने एक ही पॉपुलेशन पे कंडक्ट कर दिए। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि पेयर्ड है। ठीक है, वरना हम क्या बोलेंगे कि अनपेयर्ड है। ठीक है, या रिपीटेड नहीं है। और अगर हम बात करें रिपीटेशन की, तो वो आपको पता ही चल गया कि एक ग्रुप अगर दोबारा से ट्रीटमेंट में जा रहा है तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद हमारा वन सैंपल टी टेस्ट था। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट किसके लिए था, जहां पर हम एक ऑलरेडी जो स्टेब्लिश्ड है उसके साथ अपने सैंपल को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सपोज अग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमने नॉर्मली लोगों में देखा है, ये चीज़ ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। तो हमने एक को टेम्परेचर रखा एक वाले ग्रुप में, दूसरे में हमने सपोज एक ग्रुप को हमने सीधा टेम्परेचर दिया और दूसरे से हमने उसे क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, कि हाँ भाई इनका ये था इनका ये है। सो जो ऑलरेडी एक स्टेब्लिश स्टडी होगी, जब हम उन दोनों के मीन को कंपेयर करेंगे तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वन सैंपल टी टेस्ट का। कई बार जब ज्यादा इलेबोरेट करने लग जाओ ना तो एग्जाम्पल ही बिगड़ जाते हैं आपके, जैसे अभी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अनोवा। अनोवा में हमने क्या चीज सीखी, तीन। ठीक है, तीन क्या हो गए आपके, मीन। ठीक है, तीन मीन के कंपैरिजन करते हैं हम, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। सिमिलर चीज अनोवा में भी क्या है, आपका एक रिपीटेड अनोवा है, एक आपका नॉर्मल अनोवा है। रिपीटेड अनोवा कौन सा है, जिसमें जो ग्रुप है वो बेसिकली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ए ट्रीटमेंट बी ट्रीटमेंट सी ट्रीटमेंट, ग्रुप पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। ठीक है, रिपीट हो गया। ठीक है, रिपीटेड मेजर्स ऑफ अनोवा। उसके बाद क्या हो गया आपका, अनरिपीटेड, जो उसका नॉर्मल अनोवा हो गया, उसका क्या हो गया, ए ट्रीटमेंट बी ट्रीटमेंट सी ट्रीटमेंट, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। अगर मैं ये बोलूँ कि 150, मेरे पास ऑलरेडी 150 पार्टिसिपेंट थे, 150 पार्टिसिपेंट को मैंने तीन ग्रुप में बांट दिया, ए बी सी, और तीनों ग्रुप के ऊपर मैंने एक एक ट्रीटमेंट अप्लाई करा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनरिपीटेड अनोवा। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 50 पार्टिसिपेंट थे, मैंने उन पार्टिसिपेंट को पहले ट्रीटमेंट 1 दिया, फिर ट्रीटमेंट 2 दिया, फिर ट्रीटमेंट 3 दिया, तो आपका कौन सा है, रिपीटेड वाला। क्लियर है। अब ये हमारा क्या था, अनोवा। ये आपका वन वे अनोवा हो गया। ठीक है, वन वे अनोवा क्या है, अब ये भी देख लो, मैं आपको टर्मोलॉजी से सारी चीजें समझाती हूँ। अनोवा में एक वन वे हो गया। वन वे क्या हो गया, आपका आईवी कितना है, एक, और डीवी कितना है, एक। क्लियर है, आईवी भी एक और डीवी भी एक। लेकिन जहां पर हम बात करेंगे टू वे अनोवा की, टू वे अनोवा में आईवी कितने हो जाएंगे, 2, डीवी कितना रहेगा, 1। ठीक है, डीवी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आईवी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो यहां पर हम टू वे अनोवा लिख देंगे। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हमने डीवी इधर बढ़ा दिए, ठीक है, डीवी 2 आ गया, तो इन्हीं का बड़ा भाई क्या हो गया, मनोवा। ठीक है, अब क्या यूज हो जाएगा, मनोवा, जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करता है। तो सारा स्टैट्स इंटरलिंक्ड है। अभी हम पैरामेट्रिक की सारी बात कर रहे थे, मीन कंपेयर करेंगे तीन ग्रुप का, तो ऐसे बेसिकली हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे चले। एज आई टोल्ड, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ये बेसिकली क्या करेगा, फॉलो करेगा। सो ये पैरामेट्रिक एजम्पशंस जितने भी होते हैं ये उन सबको फॉलो करेगा। ठीक है, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट का। अब एक हमारे पास आ गया क्या, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का पहला टेस्ट है मैन विटनी यू टेस्ट। अब मैन विटनी यू टेस्ट आपका टी टेस्ट है। क्या है आपका, टी टेस्ट। टी टेस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, दो ग्रुप पे लगेगा। क्लियर सी बात है, दो ग्रुप पे लगेगा। टी टेस्ट में जो चीज समझी, किसमें समझी, पैरामेट्रिक वाली। यहां पर सिमिलर चीज किसमें देखोगे आप, नॉन पैरामेट्रिक में। तो मैन विटनी यू टेस्ट आपका टी टेस्ट की जगह पे हो गया। अब ये दो ग्रुप को कंपेयर करेगा, कंपेयर क्या करेगा, मीडियन।
वहां पर क्या कंपेयर कर रहा था, मीन। क्लियर हुई, ठीक है। सिमिलर सी बात, रिपीटेड वगैरह वाला वो सेम रहेगा। देन कुर्सवालिस टेस्ट, कुर्सवालिस टेस्ट कहाँ चला गया आपका, अनोवा का, ठीक है। अनोवा, अनोवा की जगह पे क्या यूज होगा, कुर्सवालिस। कुर्सवालिस है तो मतलब अनोवा की सारी चीजें ये भी फुलफिल करेगा। क्या फुल करेगा, 3 ग्रुप होंगे, ठीक है, 3 ग्रुप होंगे, प्लस क्या कंपेयर करेगा, मीडियन। फर्क क्या है इनमें, मीन और मीडियन के कंपैरिजन का। पैरामेट्रिक सारे जो है वो क्या कंपेयर करेंगे, मीन, और नॉन पैरामेट्रिक क्या कंपेयर करेंगे, मीडियन। देन नॉन पैरामेट्रिक एजम्पशन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट डज नॉट रिलाई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशनल प्रोसेस एंड मोर रोबस्ट वायलेशंस टू अजम्पशन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये बेसिकली जितने भी हमने अजम्पशंस हैं उन सबको तोड़ेंगे। जब भी हमारी सिचुएशन, ठीक है, जहां पर हम एक टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, जिस डाटा पे हम टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, इफ वी आर स्टैंडिंग एट द सिचुएशन जहां पर चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉट लाइक द नॉर्मल पॉपुलेशन जैसी होती है, अगर वैसी है, मतलब वैसी नहीं है नॉर्मल पॉपुलेशन जैसी, तो बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, आपका नॉन पैरामेट्रिक। सपोज अगर हम बात करें कि कितने लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ में बेसिकली अभी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, हु आर सफरिंग इन देयर मेंटल हेल्थ, ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में दे आर सफरिंग, ठीक है। अगर ये डाटा, ठीक है, मैं एक तो हॉस्पिटल से उठाऊं, ठीक है, हॉस्पिटल भी कौन सा, जो आपका वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल है आपका इंडिया का, लगा लो इभास लगा लो, ठीक है। सपोज मैंने इभास से डाटा उठा रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि कितने लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कितने जो लोग हैं वो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा डाटा क्या होगा, बायस। क्यों बायस होगा, वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कौन सा है, वो भी बिहेवियरल हॉस्पिटल है, ठीक है। कौन सा हॉस्पिटल, जहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर मेजर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका जो मेंटल हेल्थ के लिए है वो ये वाला हॉस्पिटल है, एंड दैट टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पर तो 90% पॉपुलेशन, 90 तो मैंने कम बोला, 90, हाँ 90% लगा लो, क्योंकि 90% क्यों, 10% वो लोग भी हो सकते हैं जो उनके साथ आए हुए हैं ओपीडी वगैरह में, आईपीडी वगैरह में। तो यहाँ पर तो 90% लोग जो है वो ग्रस्त हैं, वो मेंटल हेल्थ को नहीं कर पा रहे, क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज, तभी तो वो इभास में है ना गाइस। तो यहाँ पर जब मैं कोई अपनी रिसर्च अप्लाई करूंगी तो मैं नॉन पैरामेट्रिक डाटा लूंगी। कौन सा लूंगी, नॉन पैरामेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट वी कॉल्ड मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ को लेके वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, नॉन पैरामेट्रिक। सपोज अब यहीं पे मैंने अपना बदल दिया पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन मैंने अपनी कर दी नॉर्मल, नॉर्मल इन द सेंस कि जो भी इंसान मेरे को मेट्रो में या कहीं पे भी मिल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन, मैं उनसे सैंपल साइज उठा रही हूँ अपना, ठीक है, उससे मैंने बेसिकली अपना सैंपल जो है पिकअप करना चालू कर दिया, एनपीसी को फॉलो करा। यहाँ पर क्या यूज करूंगी मैं, क्लियर है, क्या यूज करूंगी यहाँ पर आपका पैरामेट्रिक। ज़्यादा टफ था समझने में, नहीं था। जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल करेक्टरिस्टिक नहीं दिखाती वहाँ पर सीधी सी बात है नॉन पैरामेट्रिक जाएंगे, लेकिन जहाँ पर नॉर्मल दिखा रही है वहाँ पे हम क्या जाएंगे, पैरामेट्रिक जाएंगे। अब सपोज अगर मैं वहाँ के हिसाब से, अब इनका ना अपना अपना सिग्निफिकेंस हो गया, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या हो गया दोनों का, कि अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, ठीक है, वो फॉलो भी नहीं कर रही पॉपुलेशन इभास वाली, लेकिन मैंने उसके ऊपर सिमिलर तरीके से अगर टेस्ट कंडक्ट कर दिया, क्या मेरी रिसर्च रिलायबल है गाइस टेट्स के हिसाब से, नहीं, मेरा जो रिजल्ट है वो कुछ और ही आएगा। आई विल बी एंडिंग कंक्लूडिंग दैट कि 90% ऑफ द पीपल इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इज सफरिंग टू, मतलब दे आर सफरिंग टू मैनेज देयर मेंटल हेल्थ, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ उनकी पुअर है, ठीक है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया, बट इज इट ट्रू, नहीं है ट्रू। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, नॉन पैरामेट्रिक की ज़रूरत है, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक की ज़रूरत है। और पैरामेट्रिक की कहाँ पर पड़ेगी, जब मैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन को जो भी मेरे को मिल रहा है वहाँ से मैं डाटा उठा रही हूँ और तब मैं कंक्लूड करूँगी।
तो हाँ, वहाँ पर मैं सही कंक्लूड करूँगी कि 40% या 60% या आपका 30%, जो भी आपका आता है, सपोज 10% आ गया या आपका 30% आ गया सपोज, तो मैं उसमें लिखूंगी ना कि हाँ 30% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है, इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेस, ठीक है, जो भी है आपका वो मैं उस पर लिखूंगी। तो ये बेसिकली क्या है, अपना अपना सिग्निफिकेंस है, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। अब इससे एक चीज़ और सीखी है हमने, देखो सारी चीज़ रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा, देखो पैरामेट्रिक टेस्ट एज्यूम अ स्पेसिफिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ हम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं इसको इलेबोरेट नहीं कर सकती इस पॉइंट को। ये आपका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल। अब समझो, पैरामेट्रिक टेस्ट आर मोर पावरफुल, वाई दे आर पावरफुल, ठीक है, चलो बताती हूँ। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, अगर आपके एजम्पशन सारे मिल गए, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर दिया, ऑल एजम्पशंस आर देयर, ये किस में आपका हेल्प करेगा, फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज, ठीक है, किस में हेल्प करेगा ये, फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज, कि हाँ भाई ये चीज है, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, जनरलाइजेशन, कि हाँ भाई अगर मैंने मेट्रो में ऐसे ही घूमते फिरते मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी के ऊपर या मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर मैंने अगर कोई सर्वे किया और उसके बाद मैंने डाटा यूज़ किया और मैंने कोई कंक्लूजन निकाला, तो वो चीज़ क्या होगी, सच होगी। अब उसको मैं जनरलाइज कर सकती हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड पे। जनरलाइजेशन क्या होता है कि सब पे उसे अप्लाई कर देना, तो इंडियन पॉपुलेशन पे तो मैं अप्लाई कर ही सकती हूँ उसे, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन पे तो अप्लाई कर ही सकती हूँ, वेस्टर्न पे नहीं कर सकती, ट्रू, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन वेस्ट इस पे तो कर सकती हूँ ना, इंडियन पे तो कर सकती हूँ, है ना। सो बेसिकली क्या होगा कि हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये जो है ज्यादा पावरफुल होगा, पावरफुल इन द सेंस, एक तो ये हो गया जनरलाइजेशन का आपके पास फायदा हो गया, दूसरा क्या होगा, स्टेटिस्टिकल पावर ज्यादा होगी। स्टेटिस्टिकल पावर का मतलब यहाँ पर हो गया बेसिकली कि अगर आपने कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखा, सपोज ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में अगर आपने कोई डिफरेंस देखा, ठीक है, कि ये नॉट इक्वल है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, चांसेस ज़्यादा है इसमें सच होने के रादर देन आपका नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। सो ग्रुप में जो इसने डिफरेंसेस ये कैलकुलेट करेगा, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है रादर देन द नॉन पैरामेट्रिक वन। सो पैरामेट्रिक को हम ज़्यादा प्रिफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल पावर इसकी ज़्यादा है, इसके रिजल्ट जो है ज़्यादा ट्रस्टेबल है, ठीक है, रिलायबल है आपके लिए। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो आपका क्या कहते हैं डाटा है वो बेसिकली नॉर्मल नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जैसा मैंने बताया कि अगर हम वहाँ की बात करें और मेंटल हेल्थ की बात करें इभास में, ठीक है, इभास की बात करें और मेंटल हेल्थ की बात करें, तो वहाँ तो भैया तुम्हारा 90%, यहाँ गई ना बात, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर भी हटाऊं यार एक सेकेंड, ठीक है। वहां तो सपोज अगर 90% आया तो आपकी डाटा तो ऐसे हो गया ना, डाटा तो आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अगर यहाँ आया ऑप्शन तो डाटा तो आपका ऐसे हो गया, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक पावर है, इसके पास भी एक पॉजिटिव है, जहां पर पॉजिटिव आएगा वहां पे आपके साथ मतलब जहां पर नेगेटिव आएगा वहां एक पॉजिटिव भी आएगा नॉन पैरामेट्रिक का। क्या कि इस पे स्क्यूनेस का फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। स्क्यूड डाटा की जहां हम बात करेंगे तो इसमें स्क्यूनेस में क्या होता है कि कई बार जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज चली जाती हैं, ठीक है। एक वैल्यू आपकी 8 होगी, दूसरी वैल्यू होगी आपकी 80, ठीक है। अब ऐसी जब वैल्यूज आती हैं, ठीक है, एक बिल्कुल 8 है और एक बिल्कुल 80, अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या बोलती है, इनको बिल्कुल रेंज, इनको हम बोलते हैं कौन सी आपकी एक सेकेंड, आउटलाइनर्स, हाँ, इनको हम क्या बोलते हैं, आउटलाइनर्स, जो बिल्कुल आपके बाहर है, बाकी सारे इसी रेंज में है। सपोज बाकी रेंज कर रहे हैं आपके 40, 45, 50, 55, 60, 65, बाकी आपके यहाँ रेंज कर रहे हैं। लेकिन आपके दो डाटा, एक 80 और एक आपका 8,
अब ये दो आपके आउटलाइनर्स हैं जो बिल्कुल दूसरे दूसरे कोने पे चले गए डाटा के। अब जब ऐसा डाटा होगा तब आपके लिए कौन बेनिफिशियल होगा? पैरामेट्रिक। कौन बेनिफिशियल होगा आपके लिए? सॉरी, नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तब आपके लिए कौन बेनिफिशियल होगा? नॉन पैरामेट्रिक, नॉट द पैरामेट्रिक, माई मिस्टेक, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, कौन आपके लिए बेनिफिशियल होगा ऐसे डाटा पे जहां पर आउटलाइनर्स हैं? नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपैरिजन हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं, बट अब हम थोड़ा और करेंगे गाइस। ठीक है, आ जाओ। पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है? पैरामीटर और दैट कैन मेक अजम्पशंस अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सैंपल आर ड्रॉन। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वाली बात हो गई यहाँ पर। नॉन पैरामेट्रिक में जहाँ पर स्पेसिफिक एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती जो पॉपुलेशन, उनके ऊपर जाएगा। जैसे इभास की पॉपुलेशन, इभास की पॉपुलेशन में सभी 90% ऑफ द पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट नॉट दिस वन। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है? पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीटली नोन होगी। नोन क्यों होगी? क्योंकि वी ऑलरेडी नो द एजम्पशंस, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो नोन है, मुझे पता है कि मेरे को नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर अप्लाई करना है, आई विल डू दैट। और यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर क्या होगी? नॉट नोन होगी। मेरे को नहीं पता कि जो इभास में जो लोग हैं वो लोगों में कितना % रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, हो सकता है वहाँ 80% हो। ठीक है, आपका हो सकता है वहाँ 80% हो सकता है वहाँ 85 हो। अभी मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई, हो सकता है वहाँ 99% हो। क्या कर सकती हूँ मैं? नहीं पता मुझे। सो वहाँ पर प्लस मुझे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, कि वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है नहीं पता मुझे सबका वहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक अगर जनरल की बात करें तो इन जनरल हमें पता है बीपीएल इतने लोग हैं, इतने लोग यहाँ पर हैं, इतने लोग ऐसे। वहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं, हमें पता ही हमारी पॉपुलेशन है, हमें इसके ऊपर एग्जाम कंडक्ट करनी है रिसर्च, और उसके बाद हमें उसको जनरलाइज करना है, वी नो दैट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ नहीं होती। हम जब टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम खुद सरप्राइज होते हैं कि अच्छा ये भी था। तो बेसिकली क्या है आपका एक सरप्राइजिंग टेस्ट है जो बेसिकली क्या बताएगा कि इन्फॉर्मेशन जो आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड है वो आपके पास यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मेजरमेंट लेवल की देखो, हम एनपीसी को कब फॉलो करेंगे? जब या तो आपके पास इंटरवल है या आपके पास रेशियो है। ठीक है, या तो इंटरवल होगा या आपके पास रेशियो होगा। अगर आपके पास नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा है तो आप क्या यूज करोगे? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कभी ऐसा देखा है कि आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसमें ये लिखा हो मेल फीमेल? ठीक है, कैटेगरीज कभी लिखी हुई देखी है एनपीसी में? एनपीसी में इसमें कभी कैटेगरीज लिखी हुई देखी है? नहीं, आपको पॉइंट मिलेंगे 10, 20, 50, 80 जो भी आपका है पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपके पास इंटरवल होता है या फिर रेशियो होगा। रेशियो में आपका ट्रू जीरो होता है, इंटरवल में नहीं होता, ये भी चीज रखना। ठीक है, सो इंटरवल जो आपका डाटा है या आपका रेशियो अगर डाटा है, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। और आप किसका यूज करेंगे? पैरामेट्रिक का। लेकिन अगर आपके पास नॉमिनल या ऑर्डिनल डाटा है, नॉमिनल डाटा क्या हो गया कि सिर्फ उनका नाम दे रखा है, जैसे मेल फीमेल। अब मेल फीमेल दो कैटेगरीज है, यू डोंट नो कि आपका कौन सा जो है वो अपर लेवल पे है, कौन सा जो है मतलब उनका सीक्वेंस क्या है। यू डोंट नो द क्रोनोलॉजी ऑफ देम ना, कि मेल ज़्यादा ऊपर हैं या फीमेल ज़्यादा ऊपर हैं। इट इज़ समथिंग कैटेगरीज ओनली। तो वो क्या है? नॉमिनल, कि सिर्फ नाम दे दिया है। या फिर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या हो गया कि ठीक है डाटा का नाम है लेकिन ऑर्डर भी है। ठीक है, नाम है लेकिन ऑर्डर भी है। जैसे फर्स्ट आया कोई क्लास में, सेकंड आया, थर्ड आया क्लास में। अब ये क्या है? ये हमें ऑर्डर तो पता है ना, हमें ये पता है इसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, फिर इसके होंगे, फिर इसके होंगे। ठीक है, वी नो द कि मार्क्स की क्रोनोलॉजी क्या है यहाँ पर। ठीक है, सो वो आपका कौन सा डाटा होगा? ऑर्डिनल। सो इसमें हम बेसिकली ऑर्डिनल डाटा में या फिर आपका नॉमिनल डाटा में, उसमें हम यूज़ करेंगे नॉन पैरामेट्रिक को, और पैरामेट्रिक कहाँ पर यूज़ होगा? आपका इंटरवल वाले में। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपका मीन होगा, इसमें आपका क्या होगा? मीडियन होगा, जो मैं ऑलरेडी बोलती जा रही हूँ। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ वेरिएबल्स पर। ठीक है, कि वो जो वेरिएबल जो है उनका क्या रिलेशन है, मतलब वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किस तरीके से वो मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सिर्फ वेरिएबल के बारे में बताएगा। लेकिन ये क्या बताएगा? वेरिएबल के साथ साथ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? कॉज, कि उसका रीजन क्या है, वाई इट इज इंक्रीजिंग या वाई इट इज डिक्रीजिंग, कुछ और मेजर रीजन होगा। सो ये उसके बारे में भी बात बताएगा। ठीक है, कि उसके पीछे से क्या आ रहा है। ठीक है,
देन कोरिलेशन टेस्ट अगर हम बात करेंगे आपका पैरामेट्रिक में तो हम यूज करेंगे पियर्सन को, और अगर हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक में सो वील बी यूजिंग स्पीयरमैन ओवर देयर। ठीक है, पियर्सन और स्पीयरमैन दोनों ही मैं आपको करा चुकी हूँ कोरिलेशन वाले। ठीक है, सो हम उनको यूज करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो व्हेन टू यूज पैरामेट्रिक टेस्ट, एक और एग्जांपल आ गया। पैरामेट्रिक टेस्ट हम कब यूज करेंगे? पहली तो चीज, ये चीज दिमाग में बिठा लो, एनपीसी। मैंने हर जगह स्लाइड में मेंशन कर रखा है एनपीसी, ताकि आप पैरामेट्रिक का नाम आते ही दिमाग में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को यहाँ फिट कर लो कि हाँ हाँ ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, सो इसलिए मैंने स्लाइड में जितना ज़्यादा हो सके वो चीज़ लिखी हुई है, रिपीटेड चीज़ें लिखी हुई है, कि इसके बाद आपको स्टेट्स में तो दिक्कत ना हो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक वाले टॉपिक पे। और एटलीस्ट पूरा स्टेट्स का वो नहीं, बट तुम 4 क्वेश्चन तो उसमें से सॉल्व कर लो। ठीक है, 4 या 3 क्वेश्चन तो उसमें से सही लगा के आओ, और आगे का आपको क्या मिल जाए, एक वो मिल जाए। तुक्का लगाने वाली चीज नहीं होती, कि गेसिंग पावर जो है आपकी वो थोड़ी बढ़ जाए। देन हम बात करेंगे लार्ज सैंपल साइज की। अब लार्ज सैंपल साइज समझो, पॉपुलेशन मैंने भी एग्जांपल दिया, एक इभास की पॉपुलेशन, एक आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन। अब अगर मैं नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करूं तो मेरा सैंपल साइज लार्ज ही तो होगा। अगर मेरे को एक जनरलाइजेशन बनानी है तो मेरा सैंपल साइज क्या होगा? लार्ज होगा। होगा नहीं होगा? पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करना है तो सैंपल साइज एनी हाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। और जो रिसर्च है आपकी, ठीक है, रिसर्च जो है आपकी वो भी किस पे होगी? ज़्यादा पॉपुलेशन पे होगी। देन अगर हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक की, नॉन पैरामेट्रिक में क्या है? सैंपल साइज स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इभास की बात कर रहे हैं, अगर हम इभास की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इभास की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर हम इभास की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इभास की बात कर रहे हैं। सिमिलरली एक और हॉस्पिटल है दिल्ली में, विमेंस नाम से, विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइंसेस करके है। ठीक है, ये आपका विमेंस है। अब विमेंस इज वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल इन दिल्ली हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, बट इट इज प्राइवेट वन। ये आपका गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्राइवेट है। ठीक है, अब ये जो है, इवन मेरी इंटर्नशिप जो थी वो विमेन से ही थी, जो मास्टर्स की इंटर्नशिप थी। तो यहाँ पर जो काम है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है और जो वहाँ की पॉपुलेशन है, क्या हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं गाइस? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन डिफरेंट हो गए हमारे ना, हो गया ना। तो ये जो है स्मॉल सैंपल साइज और स्मॉल पॉपुलेशन पे आपका नॉन पैरामेट्रिक यूज़ करेगा। अब मैंने ये प्राइवेट वाला आपको इसलिए यहाँ पे मेंशन करा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट में जो सर्विसेज हैं वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसा लगता है। ठीक है, सो आपको सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। ठीक है, इट इज़ अ फैक्ट, पैसा लेते हैं तो सर्विसेज देते भी हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो पैसा ले ही नहीं रही है, तो सर्विसेज जितना हो सके जितनी मिल रही है वो भी बढ़िया है, फ्री में तो आपको जो भी मिले। ठीक है, नेगली मतलब बिल्कुल ही नॉमिनल सा चार्ज होता है भास में। तो इनका तो अच्छा खासा चार्ज है, लाइक 1500-1700 पर विजिट का चार्ज है इनका, आईपीडी ओपीडी का। सो ये बेसिकली क्या हो गया कि इधर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका, पेशेंट के रहने का तरीका, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। सो अगेन ये वाली जो रिसर्च है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये वाली जो रिसर्च है वो आपकी विमेंस के ऊपर अप्लाई हो सकती है नहीं, क्रॉस। ठीक है, सो कम सैंपल के ऊपर, ठीक है, सैंपल भी छोटा होगा और आपका जो सैंपल है वो बेसिकली पॉपुलेशन भी आपकी छोटी होगी जब भी आप नॉर्मल इसको नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स को यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे लिख रखा है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, सो इट्स नॉट यू, इट्स मी, आई एम कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम आई विश आई वॉज एन नॉन पैरामेट्रिक मॉडल। ठीक है, ये मेरे को मीम मिली थी कि इवन वो विश कर रहा है कि मैं नॉन पैरामेट्रिक नहीं होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड देन द पैरामेट्रिक। इट इज ट्रू, एज आई टोल्ड कि देखा आपने दोनों मेंटल हेल्थ वाले हैं। ठीक है, आपका इभास भी, ठीक है, इभास भी और आपका विमेंस भी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी स्टडी है। आप दोनों की पॉपुलेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। एम्स की, अब इसमें एम्स भी इंक्लूड कर लो भाई।
ठीक है, एम्स में भी आप दोनों पॉपुलेशन को, तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते, सर्विसेज डिफरेंट है, डॉक्टर डिफरेंट है, ठीक है, पॉपुलेशन आने वाली डिफरेंट है वहां पर, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे। दैट्स वाई नॉन पैरामेट्रिक्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द पैरामेट्रिक वन। पैरामेट्रिक में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को डाटा करता है फॉलो, फटाफट करो, निपटाओ काम, और पूरी पॉपुलेशन पे उसको अप्लाई कर दो। यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो डाटा जो है वो आपका, वो है आपका, क्यों, क्योंकि डाटा आपका स्क्यूड है। क्लियर हो गया पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस, क्यों, कैसे, कहाँ पर अप्लाई करेंगे। इससे ज़्यादा तो भाई नहीं हो सकता एलेबरेट, ठीक है, इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे में मैं आपको नहीं समझा सकती, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाथ खड़े कर दिए, इतने में समझ आ जाना चाहिए, और जहाँ तक है बच्चों को आ भी गया होगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा इक्विवेलेंट क्या होता है। सीधी बात, ये तो याद करना पड़ेगा, ये समझा नहीं सकती मैं, शॉर्टकट दे दूंगी, ठीक है, लेकिन समझा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखो, विल्कॉक्सन्स साइंड रैंक, ये आपका क्या है, नॉन पैरामेट्रिक। अब ये पैरामेट्रिक में क्या यूज करोगे, जेड टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, टेस्ट पेयर्ड। अब देखो, चाहे पेयर्ड हो, चाहे वन सैंपल हो, चाहे टी टेस्ट हो, अगर टी टेस्ट है या जेड टेस्ट है, ठीक है, तो आपका जेड टेस्ट इज सिमिलर एज टी टेस्ट, ठीक है। इनमें डिफरेंस होता है सैंपल साइज का, ठीक है, एक कम में लगता है, एक ज़्यादा में लगता है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो ये दोनों सिंपल है। देन अब इसमें क्या है, एक का मीडियन कंपेयर करेगा टू डिपेंडेंट मीडियंस, ठीक है, क्या कंपेयर करेंगे, टू डिपेंडेंट मीडियन, ठीक है, और वन मीडियन टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू। स्पेसिफाइड वैल्यू वाला आपका क्या हो गया, जो ऑलरेडी जनरलाइज है, जो आपका वन सैंपल टी टेस्ट है। और दो डिपेंडेंट वाले मीडियन का क्या हो गया, मीडियन लिखा हुआ है, मीन लिखना, पैरामेट्रिक में मीन है, उसमें मीडियन है, याद रखना। इधर क्या लिखोगे, मीन, इधर क्या लिखोगे, मीन, ये फोटो में गलत लिखा हुआ है, इधर क्या है, मीडियन, ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन। देन मैन विटनी आपका किसके लिए काम आएगा, टू सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट, ठीक है, मैन विटनी किसके लिए यूज करोगे आप, जो आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, ठीक है, जहां पर आप दो इंडिपेंडेंट मीडियन की बात करोगे। अगर डिपेंडेंट है और एक का टेस्ट है, डिपेंडेंट और वन सैंपल टेस्ट जहां पर है, वहां पर आप क्या यूज करोगे, विल्कॉक्सन साइन रेट। देन आपका मैन विटनी का जब आप यूज करोगे, तो आप क्या यूज करोगे, इंडिपेंडेंट मीडियंस, इंडिपेंडेंट मीडियन मतलब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। देन कुर्सवालिस, कुर्सवालिस क्या हो गया आपका, वन वे अनोवा का सब्सिट्यूट। फ्रीडमैन क्या हो गया आपका, टू वे अनोवा का सब्सिट्यूट। और काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपका काय स्क्वायर मैंने पिछली ही उसमें कराया है वीडियो में, ठीक है, जो आपका टेस्ट ऑफ गुडनेस है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टेस्ट ऑफ टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, लैक ऑफ एसोसिएशन नन, ठीक है। यहाँ पर इसका नॉन पैरामेट्रिक में कुछ नहीं है, और इसमें हम क्या चेक करते हैं, लैक ऑफ एसोसिएशन या कितना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था आपको कि काय स्क्वायर में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, कि एक्सपेक्टेंसी और ऑब्जर्व में कितना फ़र्क है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक बार काय स्क्वायर टेस्ट अगर किसी ने पीछे से करा है तो उसको बहुत, मतलब फॉलो, अगर पीछे से किसी ने प्लेलिस्ट कर रखी है पूरी, तो उसको काय स्क्वायर टेस्ट बहुत ज़्यादा क्लियर कट याद होगा। अब चलो इसका कुछ ऐसा बनाते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने के लिए हम क्या बनाएंगे, ठीक है, हम्म, मैन विटनी यू टेस्ट, एम टी के ए, बना ला भैया, अपना अपना बना लेना, मेरे को तो खैर ये याद ही है, ठीक है, तो अपना अपना खुद का बना लेना। अभी मेरे से ऑन द स्पॉट नहीं बन पाएगा, बाद में अगर बना तो आई शेयर इट विद यू, अभी क्लास में तो चलते चलते नहीं बन पाएगा और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देन हम बात करेंगे पोस्ट होक एनालिसिस की। अब गाइस ये है आपका मेन टॉपिक आज का, पोस्ट होक एनालिसिस। आज के बाद ये जो अजीब अजीब से वर्ड आते हैं ना, बॉन प्रेती वर्ड, कुछ ऐसा ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंच में बॉन्जोर टाइप्स, हाय हेलो टाइप्स, ठीक है, कुछ खाने की चीज़ लगती है तो ये जो है ये टेस्ट है हमारे। और अब हम बात करेंगे पोस्ट होक एनालिसिस। अब देखो गाइस, पोस्ट होक एनालिसिस क्या होता है, जब भी हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं तो स्टैट्स का यूज़ सिंगल स्टेप में नहीं होता। पहला हमारा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब देखो, इनिशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट का मतलब क्या है, जो हमने अनोवा यूज़ किया, जो हमने टी टेस्ट यूज़ किया, जो भी हमने यूज़ किया, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा इनिशियल
स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। क्या है? इनिशियल स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसके थ्रू हमने ये देखा कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, डिफरेंट अब जो उसमें है ग्रुप्स में वो है या नहीं है, ये हमने देख लिया। क्लियर हो गई ये बात। अब एक चीज आती है, क्या चीज? अब हम ये देखेंगे कि चलो सपोज डिफरेंस आ गया, ठीक है, टेस्ट शोज रिजल्ट वाज सिग्निफिकली डिफरेंट। ठीक है, अगर डिफरेंस नहीं आया तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करी मतलब दोनों ग्रुप्स में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, हमारी रिसर्च वहीं पे क्लोज्ड। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया भाई, अब वो डिफरेंस जो है ए में है, बी में है, सी में है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, 3 ग्रुप हो गए। इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है, या इसमें डिफरेंस है, ठीक है, या फिर आपका इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस किस में है भाई? पिन पॉइंट तो करो। तो वो जो आपको एग्जैक्ट चीज बताएगा वो आपका क्या है, पोस्ट हॉक एनालिसिस, जिसको हम बोलेंगे बिल्कुल ही पिन पॉइंट करके बताएगा ए या बी में डिफरेंस है या बी या सी में डिफरेंस है। आपने तो देखो ए बी सी तीनों का डिफरेंस निकाल लिया, ए ग्रुप का, बी ग्रुप का, सी ग्रुप का। ठीक है, आपने कह दिया कि भाई डिफरेंस है, तीनों ग्रुप में देखो डिफरेंस तो है। ठीक है, ऊपर ऊपर से बात आपके पास आ गई। ठीक है, डिफरेंस आपका सिग्निफिकेंट निकल गया, लेकिन ए और बी में डिफरेंस है, या बी और सी में डिफरेंस है, या सी और ए में डिफरेंस है। किस में डिफरेंस है भाई? किस में डिफरेंस है? नहीं पता ना, कितना डिफरेंस है ये भी नहीं पता। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट होक एनालिसिस। क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट होक एनालिसिस, कि चलो हमें पता चल गया डिफरेंस है, अब देख लेते डिफरेंस है कहाँ पर। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट होक एनालिसिस। अब जहाँ पर हम बात करेंगे पोस्ट होक एनालिसिस की, इसके कुछ बेनिफिट है। पहली चीज़ कि कोई इमेच्योर डिसीजन नहीं होता। जैसे रिसर्चर ने सपोज रिसर्च कंडक्ट करी, ठीक है, उसको लगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है, ए बी सी डिफरेंस है भाई, डिफरेंस है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और वो चिल्लाता हुआ भाग लिया, उसने सबको बता दिया, लेकिन उसमें कोई एरर निकला, फिर तो इनको हम बोलते हैं इमेच्योर डिसीजन, कि हमने सिर्फ चेक करा और हमने सीधा ही उसको स्टेब्लिश कर दिया। ये चीज़ ना हो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोस्ट होक एनालिसिस। ठीक है, ताकि इमेच्योर डिसीजन कोई भी रिसर्चर ना ले। भाई रीचेक कर लो अपने रिजल्ट को और पिन पॉइंट कर लो डिफरेंस कहाँ पर है, उसके लिए क्या यूज़ होता है, आपके पोस्ट होक एनालिसिस टेस्ट। ठीक है, सो आफ्टर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन द इनिशियल टेस्ट, पोस्ट होक टेस्ट आर कंडक्टेड to identify which specific group and condition are different from each other. Post hoc test used to answer the question where are the differences. कहाँ है भाई, फर्क कहाँ है? ठीक है, फर्क तो है, वो कौन सी एडवर्टीजमेंट भी आती थी ना, स्वाद कहाँ है, शायद से मेरे को भी वही याद आ गया इसको पढ़ के। ठीक है, तो ये बताइए डिफरेंसेस कहाँ पर है। दिस टेस्ट हेल्प टू पिन पॉइंट विच ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर। बिल्कुल जगह बता देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, अब चलो आगे। अब हम बात करेंगे कि कौन से आपके पास पोस्ट होक एनालिसिस वाले टेस्ट होते हैं। आगे गाइस वही वाले वर्ड जो ऐसा लगता है कि बेकरी में खड़े हुए हैं। टकीज HSD, ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देगा टेस्ट का नाम, ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और HSD अगर हम ये लिख देना टकीज HSD, बच्चे कांप जाएंगे, क्या लिख दिया ये तो देखा ही नहीं, अरे शिट क्या नहीं पढ़ के आए क्या रह गया, ये कहाँ से स्टेट्स में क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है, पोस्ट होक एनालिसिस है सारे। ठीक है, सो टकीज HSD, बॉनफेरीज फेरोनीज कनेक्शन पे ऑलरेडी आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, उसमें सिडक्स करेक्शन भी मेंशन था, डकन्स न्यू मल्टीपल रेंज टी टेस्ट भी था, और ये स्कैफेज टेस्ट भी था। स्कैफेज टेस्ट देखा, ऐसा लग रहा है कोई टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी है। ठीक है, स्कैफेज टेस्ट। सो ये बेसिकली क्या है, ये आपका काफ़ी एलिगेंट वर्ड के साथ पोस्ट होक एनालिसिस का हम यूज़ करेंगे। सो साउथ दिल्ली वाइब्स, हाँ। सो ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अब ये टेस्ट क्या बताएगा, एक बार आपने अनोवा अप्लाई करा, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करेगा जो भी आपके पॉसिबल पेयर्स ऑफ ग्रुप है, मीन वाइल कंट्रोलिंग द फैमिली वाइज एरर रेट। अब आपका एक चीज़ पढ़ लो, फैमिली वाइज एरर रेट। फैमिली वाइज एरर क्या है, यहाँ पर वर्ड आता है आपका क्या, फैमिली वाइज एरर। फैमिली वाइज एरर का मतलब है बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, अनोवा जब आप करते हो, कितने बच्चे जब अनोवा को सॉल्व करते हैं, मैं भी ऑन द बोर्ड कैलकुलेशन नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि एरर हो जाएगा। ठीक है, और मैथ्स तो मेरा वैसे भी अच्छा नहीं है गाइस,
सो कैलकुलेशंस में करके लाती हूँ, वो सही करके लाती हूँ, लेकिन देखो कैलकुलेशंस में एरर होने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने का में भी एरर होने के चांसेस है। देयर आर चांसेस कि हमने टाइप 1 या टाइप 2 एरर जो है वो कमिट कर दिया हो, ठीक है। हमने या तो फॉल्स पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं, या हमने फॉल्स नेगेटिव वहां पर बेसिकली क्या है परफॉर्म कर दिया, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, टाइप 1 एरर अगर हमने कर दिया हो, चांसेस हैं, राइट। सो अब जब इतनी सारी कैलकुलेशन हो ही रही है, एरर होने के चांसेस होते हैं, और हमें लगता है कि इसमें डिफरेंस है बट डिफरेंस नहीं होता, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, फैमिली वाइज एरर, ठीक है। जो हमने ग्रुप 1 ABC लिख लो यार, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का जो हमने डिफरेंस ये निकाला, चांसेस हैं कि बाय एरर से हो गया हो, किससे हो गया हो, बाय एरर हो गया हो, या सपोज इसका इसका ही बाय एरर हो गया हो, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। सो इन सब को देखने के लिए क्या चीज यूज होगी आपकी, HSD, ठीक है, फैमिली वाइज एरर रेट को डिक्रीज करने के लिए। एक चीज और, फैमिली वाइज एरर वर्ड मैंने क्यों समझाया यहाँ पर, क्योंकि ये जो सारी टेस्ट है ना, सारी टेस्ट आपके फैमिली वाइज एरर को कम करने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कि आपका कोई भी कैलकुलेशन में ऐसा गलत काम आपसे ना हो गया हो, या आपसे कोई ऐसी कोई मिस्टेक ना हो गई हो जिस वजह से आपने टाइप 1 एरर को कमिट कर दिया है। और टाइप 1 एरर आपका क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, की डिफरेंस नहीं था बट यू लाइक हाँ है, हाँ है, तो वो चीज़ क्या है आपका फॉल्स पॉजिटिव को कम करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज आपका टाइप 1 एरर। अब यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर बात हो रही है डिफरेंस, देखो जो आपके दो टेस्ट है, चलो अभी पहले दोनों तीनों टेस्ट समझाती हूँ, फिर बताती हूँ इन टेस्टों में भी आपस में डिफरेंस है, ठीक है। सो इसने क्या करा, पॉसिबल पेयर बनाता है ग्रुप का और उनके मीन्स को कंपेयर करता है और ट्राई करता है कि आप जो है फैमिली वाइज एरर कमिट ना करें, क्लियर हो गया। देन बॉर्न फेरोनीज करेक्शन, बॉर्न फेरोनीज कनेक्शन, बॉर्न फायर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब बॉर्न फेरोनीज करेक्शन क्या करती है, ये मल्टीपल कंपैरिजंस करेगी, ठीक है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मैनेजिंग टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव वाइडली यूज बट कैन बी कंजर्वेटिव, मेकिंग इट लेस लाइकली टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। अब देखो ये क्या करती है, सिग्निफिकेंस लेवल को एडजस्ट करती है, ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल को एडजस्ट करके तब आंसर निकालती है। अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल के एडजस्टमेंट के साथ और एक कंजर्वेटिव उसमें ढूंढ रहे हैं, मल्टीपल कंपैरिजन के साथ पोस्ट होक एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्या है कि बहुत छोटा क्राइटेरिया, मतलब ये क्या करेगी, सिग्निफिकेंस लेवल को और नीचे ले जाएगी, 0.5 है ना, 0.5 की जगह वो बिल्कुल कह देगी 0.3 पे होना चाहिए, ठीक है, 3% जब होगा तभी मानूंगी, 2 पे ले जाएगी और ज़्यादा, ठीक है। तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगी क्राइटेरिया को, और जहाँ पर क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर क्या बेनिफिट होगा, टाइप 1 एरर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल जो आपका है, ठीक है, अगर वो हमने पीछे से और ज़्यादा वो कर दिया, एरर के चांसेस जो हैं और ज़्यादा नीचे कर दिए, तो बेसिकली क्या है, आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपके टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सही होने के, और फॉल्स पॉजिटिव टाइप एरर ना, टाइप 1 एरर ना होने के, ठीक है। अब देखो दूसरा भी है सिदक्स करेक्शन, सिदक्स करेक्शन अगेन बॉर्न फेरोनी की तरह क्या करता है, सिग्निफिकेंस लेवल को एडजस्ट करता है कंट्रोल करने के लिए जो भी आपका फैमिली वाइज एरर है, ठीक है, बट बीइंग समवट लेस कंजर्वेटिव, इसी का छोटा भाई है, थोड़ा लीनियंट है, ठीक है, सिदक्स करेक्शन और बॉर्न फेरोनीज करेक्शन, ठीक है। देन डंकन्स न्यू मल्टीपल रेंज टेस्ट, अब it is used to compare the group of means and determine which group are significantly different. It does not rely on overall significance level and is more powerful in certain situation. अब जहाँ पर हम बात करें डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट, अब ये बेसिकली किसकी बात करेगा, ये भी ग्रुप के मीन कंपेयर कर रहा है, देखो इसने भी मीन कंपेयर करा, इसने भी मीन कंपेयर करा, दोनों मीन कंपेयर करने वालों को हम ग्रीन ग्रीन कर देते हैं गाइस, ये क्या कर रहे हैं, मीन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मीन कंपेयर कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस लेवल को नहीं छेड़ रहे। लेकिन बॉर्न फेरोनी वाले क्या कर रहे हैं और सिदक्स करेक्शन वाले क्या कर रहे हैं, ये छेड़ रहे हैं भाई मीन को, तो सॉरी मीन कह रही हूँ, ये छेड़ रहे हैं किसको, सिग्निफिकेंस लेवल को, ये सिग्निफिकेंस लेवल को एडजस्ट कर रहा है, ये भी सिग्निफिकेंस लेवल को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो सिदक्स करेक्शन है वो लीनियंट है, और जो ऊपर वाला है ये क्या है आपका ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो देखो समझ आ रहा है,
सिग्निफिकेंस लेवल एक में एडजस्ट हो रहा है, एक में दो में मतलब दो में एडजस्ट हो रहा है, दो में एडजस्ट नहीं हो रहा। समझ आ रहा है कि किस तरीके से पोस्ट हॉक एनालिसिस होगा। इसके बाद आ जाओ भाई आपका लास्ट, जिसका नाम है क्या, स्कैफेज टेस्ट। स्कैफेज टेस्ट ठीक है। मेरे को ना ये जो एक होता है ना बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन वाला चीज़, लाइक एलिगेंट प्रोनाउंसिएशन, सो आई जस्ट लव दैट। ठीक है, सो एट टाइम्स मेरा खुद भी करने का मन करता रहता है। So now we'll be talking about Scafe's test. So speaking about the Scafe's test, it is basically what? When somewhat the assumptions of other post hoc test may not hold. ठीक है, अब पुराने वाले पोस्ट होक टेस्ट के जो assumptions थे, somehow ये सारे क्या हो गए, यहाँ पर assumptions थे। assumptions क्या हो गए कि पॉजिटिव होना चाहिए आपका जो क्या कहते हैं, जब वो मेजर नहीं होंगे एक तरीके से, ये क्या है, ये नॉन पैरामेट्रिक है पोस्ट होक एनालिसिस का। ठीक है, ये ये सारे पैरामेट्रिक हो गए पोस्ट होक एनालिसिस के, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टाइप हो गया। जब भी कोई एजम्पशन नहीं मीट होगी तो हम बेसिकली स्कैफेज टेस्ट को यूज करेंगे, विच इज द मोर लिबरल वन। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे लिबरल है, सबसे लिबरल। ठीक है, ये सबसे लिबरल है, तभी इसको इतनी ज़्यादा अगर कोई जो क्या कहते हैं एजम्पशन जो है वो मेट कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा एलिगेंट नाम है इसका स्कैफेज टेस्ट, और सबसे ज़्यादा लिबरल भी आपका यही टेस्ट है पोस्ट होक एनालिसिस में। एक तरीके से पोस्ट होक एनालिसिस का, पोस्ट होक एनालिसिस टेस्ट का क्या है, ये नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, चलो गाइज आगे देखते हैं। आई एम क्वाइट टायर्ड speaking since last one hour maybe, I guess, yeah. So अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिजल्ट का। जो रिजल्ट ऑफ पोस्ट हॉक टेस्ट अलाउज रिसर्चर्स टू मेक स्पेसिफिक पेयर वाइज कंपेरिजन। अब इसके बाद क्या है कि आप स्पेसिफिक कंपेरिजन्स बना सकते हो कि हाँ भाई ए और बी में डिफरेंस था, या बी या ए में डिफरेंस था। ठीक है, ये वाला जो है जो मैंने बताया, ए बी, बी सी, सी ए, हो सकता है यहाँ पर डिफरेंस हो ही ना। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, मेरे को पता है बी और सी में डिफरेंस है, सी और ए में डिफरेंस है, लेकिन ए और बी में डिफरेंस नहीं है। सो मीनिंगफुल कंक्लूजन्स है ज़्यादा। ठीक है, देन दिस कैन हेल्प द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूसेंसेस ऑफ डाटा एंड ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन। यहाँ से आपका क्या है, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स आएंगे। ठीक है, अब देखो, post hoc analyses are crucial because they prevent researcher from making simplistic and premature conclusions based solely on the initial statistical test. They help to identify which group differences are statistically significant, reducing the likelihood of making erroneous claims of significance. However, it is essential to be cautious while conducting the multiple comparison, as it can increase the chance of type 1 error. Using appropriate correction methods like Bonferini and Sidak can help the कंट्रोल द ओवरऑल टाइप 1 एरर रेट। ठीक है, अब इससे हमने क्या समझा कि सपोज हमने दोबारा कंपैरिजन करा, दोबारा कंपैरिजन हमने कहाँ पर करा, इन दो टेस्ट में करा, इसमें करा, इसमें करा, इसमें करा। तो और कलर दो गाइस मुझे, हाँ, हमने एक इसमें टेस्ट कर लिया, एक इसमें दोबारा अप्लाई करा, एक इसमें करा। अब इनमें क्या हुआ, कैलकुलेशन तो दोबारा हो गई। ठीक है, अब अगर फिर भी हमारा टाइप 1 एरर का चांस बचता है, फिर भी हमारा टाइप 1 एरर का चांस बचता है, तो हम किसको यूज़ करेंगे, बॉनफेरोनी को और सिडेक्स कंपैरिजन को। किसको यूज़ करेंगे, बॉनफेरोनी को और सिडेक्स कंपैरिजन को, क्योंकि यहाँ पर क्या करा, सिग्निफिकेंस लेवल को कम कर दिया गया, और अगर कम कर दिया गया तो आपका टाइप 1 एरर जो है उसी के साथ उसके चांसेस जो है वो रिड्यूस होंगे। जैसे ही हम सिग्निफिकेंस लेवल को एडजस्ट करेंगे वैसे ही आपका कम, मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट मेन चीज़ है, कम ज़्यादा तो देखी जाएगी। एग्जैक्ट आपको अभी नहीं समझा सकती क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा और वो हमारे पास टाइम नहीं है, समझ लो अभी। ठीक है, सो एडजस्टमेंट अगर हमने करा सिग्निफिकेंस लेवल का, तो उस हिसाब से हमारा टाइप 1 एरर जो है उसके चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, और उस हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल होगा। सो दिस इज़ ऑल गाइज। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। ठीक है, और आगे भी अब आपकी नेक्स्ट यूनिट चालू होने जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी इज़ वेल। फाइनली 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं आज यूट्यूब पे। 3rd यूनिट चालू होगी नेक्स्ट लेक्चर से। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी टेस्टिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट, और हम टेस्टिंग को जितना हो सके उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। PYQs की सीरीज़ चाहिए तो बता दो, हम वो भी शूट करने की कोशिश कर सकते हैं गाइस। ठीक है,
और बुक पे काम चल रहा है, टाइपिंग हो रही है मेरे नोट्स की, ठीक है, टाइपिंग चल रही है, जैसे ही बुक आएगी आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। चलो गाइस, सो नाउ आई विल बी एंडिंग दिस लेक्चर। पढ़ लो, दिसंबर में पेपर है। आई वॉन्ट कि जो भी आप हो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सबका नेट जेआरएफ हो, ठीक है, सबका नेट जेआरएफ हो। और जिसका भी होता है प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है, आप कमेंट करना नीचे आके, जो आपका कमेंट बॉक्स है नीचे कमेंट कर देना, सो दैट मेरे को पता चले कि मेरी मेहनत कहाँ तक है। कुछ रीइंफोर्समेंट तो मुझे भी दो ना, है ना, रीइंफोर्समेंट तो ज़रूरी है, तो थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट मुझे भी दो, सो दैट आई कैन ग्रो मोर। और अगर कुछ लगता है कि कोई डिफरेंस आपको, मतलब थोड़ा सा मेरे से व्हाट वी कॉल, अगर आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे में, अगर एक हेल्दी क्रिटिसिज्म आप देना चाहो लेक्चर्स का, तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, नो इश्यूज़, ठीक है, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हम यही रैप अप करते हैं। सी यू ऑल विद न्यू यूनिट, ठीक है, इन द सिमिलर आपका जो चल रहा है कोर्स। टिल देन, मी अंजलि कौशिक, बाय बाय।